हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून। सभी के सभी फटाफट एक बार पिछला रिवाइज कर लीजिए। लास्ट टाइम हम पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे थे, कैपेसिटर के बारे में बात कर रहे थे। कैपेसिटर में हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पूरा पढ़ लिया था, उनके कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हमने सीरीज पैरेलल वाला कर लिया था। उसके हमने कुछ फॉर्मूलाज देख लिए थे कि सीरीज में हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, पैरेलल में क्या फॉर्मूला होता है, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। जाते जाते हमने कुछ उस पर न्यूमेरिकल्स भी करे थे, कुछ वैल्यूज भी निकाली थी। आज मैं आपको एक मेथड भी सिखाऊंगा इसके साथ, जिसको बोलते हैं वायर मेथड या फिर पोटेंशियल मेथड। ठीक है ना, चलो वो सीख लेते हैं। अच्छा, ये जो मैं मेथड आपको सिखा रहा हूँ, ये एग्जैक्टली सेम मेथड है चैप्टर 2 का, इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिसिटी में भी समझाना है। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर बुक में दिए हुए हैं, तो आपसे वो अटेम्प्ट तभी होंगे जब आपको ये वाला मेथड आता है। तो ये मैं पूरा अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो टॉपिक डाल लीजिए वायर मेथड स्लैश करके पोटेंशियल, जल्दी से। जनरली ये कंपटीशन में ही पूछा जाता है, बट अगर कभी सीबीएसई में भी आ जाए तो आपको आना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या कहता है पोटेंशियल मेथड, क्या कहता है वायर मेथड, हम इसको देखें। तो ये क्वेश्चन की फॉर्म में हम समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ए बार। चलो पहले मैं आपको फर्स्ट करके दिखाता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मुझे एक ऐसा सर्किट दिया हुआ है, अभी ना ये मुझे पता चल रहा है ये सीरीज में है, ना मुझे पता चल रहा है ये पैरेलल में। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करें? तो व्हाई इट इज कॉल्ड पोटेंशियल मेथड, व्हाई इट इज कॉल्ड वायर मेथड, आपको भी क्लियर होगा। अगर मुझे ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, तो मेरे पास हमेशा, यानी मुझे बिटवीन टू एंड्स निकालना होगा। तो मैं दोनों एंड को कोई ना कोई पोटेंशियल मान, आपका मन करता है आप ए और बी मान लो। मेरे को सबसे इजी जो लगता है मैं आपको वो वाला मेथड सिखाऊंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इस वाले पोटेंशियल को मान लिया बी, ठीक है ना, ए वाले को मान लिया बी, और उस वाले को मैंने मान लिया सी। तो ये जीरो था, ये भी जीरो होगा। अच्छा, अगर कोई भी दो वायर के बीच में रेजिस्टेंस है या कैपेसिटर है, या रेजिस्टेंस है या कैपेसिटर है, मैं दोनों भी सिखा रहा हूं, तो पोटेंशियल चेंज होगा। अगर सिंपल वायर है तो कोई पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या, अगर मेरे पास यहाँ पर बी है तो ये वायर लगी हुई है, ये क्या लगी हुई है, वायर। तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना, ये बी है तो ये वायर लगी हुई है, तो उसका भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बी। बिकॉज यहाँ पर कोई भी मेरे पास कैपेसिटर या कोई भी रेजिस्टेंस नहीं। ओके, अगर ये मेरे पास जीरो है तो इस वाले का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसका भी जीरो हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर, अब मेरे पास हर कैपेसिटर के बीच में, यानी हर कैपेसिटर के दो एंड होते हैं, दोनों पे मार्किंग होनी चाहिए। चेक करते हैं, अगर मैं इस कैपेसिटर की देखूं तो एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा, तो दोनों पे मार्किंग हो चुकी है। ओके, अगर मैं इस कैपेसिटर की देखूं तो इन दोनों की भी मार्किंग हो चुकी है, बहुत बढ़िया। अगर मैं इस कैपेसिटर की देखूं तो इन दोनों की मार्किंग हो चुकी है। अब मेरे पास टोटल कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं, दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक v यूज हो रहा है, एक जीरो।
मैं यहाँ पर एक बना दूंगा V और यहाँ पर एक बना दूंगा दैट इज 0। ठीक है, मैंने V और 0 बना। अच्छा, जो पहला कैपेसिटर है वो किसके बीच में है? V और 0 के बीच में। तो मैं ऐसे माप करूँ, आपका मन करता है तो आप एक काम कर सकते हो, इसको ले सकते हो C1, C2 और C3। नाम रख लोगे तो आपको याद रहेगा कि मैंने कौन कौन से मार्क कर लिए। तो मैंने इसको मार्क कर लिया C1। ठीक है, अच्छा, अगर मैं ये देखूं ये भी 0 और V के बीच में, तो मैं इसको मार्क कर दूंगा ऐसे, ये C। अब किसी के मन में आ रहा सर ये 0 है वो V है, तो बीच में है ना, उन्हीं के बीच में ही मार्क कर। ठीक है, उल्टा नहीं मार्क कर देना, उल्टा नहीं लगा देना के पास। अच्छा, तीसरा भी 0 और V के बीच में ही है, तो उसको भी मैं ऐसे। अब मुझे ये बताइए ये कैसे नजर आ रहा है आपको, सीरीज या पैरेलल? पैरेलल। पैरेलल है। पैरेलल में दिखाई दे रही है। तो मैंने इस पूरे सर्किट को रीडिजाइन कर दिया। क्या कर दिया? रीडिजाइन। मैंने रीडिजाइन किया और दिखा दिया, तो मेरे पास सी नेट कितना हो जाएगा? दैट इज C1 प्लस C2 प्लस। ठीक है, क्वेश्चन आपको वैल्यूज वाला आएगा, ये तो मैंने आपको डिराइव करके दिखाया है, पर जहां पर क्वेश्चन आएगा वो तो आपको वैल्यूज देगा, जैसे 10 20 30 दे देगा, तो आप जस्ट ऐड करके आप उसको आंसर लिख दो। ठीक है ना, तो पहले आपको सर्किट रीडिजाइन करना आना चाहिए। कौन सा मेथड लगाकर? वायर मेथड या पोटेंशियल मेथड? ठीक है, चलो फटाफट बता। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे करके बताना। ऊपर से मैं कर रहा हूं। ठीक है, ये मुझे डायग्राम दिया हुआ है, फटाफट बना के दिखाओ। चलो दोनों आसान से हैं, थोड़ा सा ट्राई करो, दिमाग लगाओ। एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये वाला आप खुद अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, ये वाला मैं करके दिखा दूँ। लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ, ठीक है, पोटेंशियल्स की बात करता हूँ। लेट्स सपोज मैंने क्या ले लिया, इसको मैंने ले लिया ए, ये ए है ना, तो मैंने इसको ए मान लिया। ठीक है, ए मानना पड़ेगा। इसके पीछे में कैपेसिटर है तो मैंने इसको ओ मान लिया। 0 नहीं है, ओ है, मैंने नाम देने स्टार्ट। इसको मैंने बी मान लिया, ये मुझे बी दिया हुआ है तो मैंने इसको बी ही मान लिया। आप डिफरेंट टर्म से लिख लेना, आपको अगर ऐसे लिखना तो आप ऐसे लिख सकते हो, दैट इज बी ए। लेकिन आप आपको याद है बी ओ, और मैंने इसको मान लिया बी। अच्छा, इसके बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है बी और सी के बीच में, तो इसका मतलब ये भी किसके बराबर होगा? दैट इज बी बी के बराबर होगा, और ये भी बी बी के बराबर। ठीक है, अब बच्चा सोच रहा सर डी ओ क्यों लिखा? क्योंकि इनके बीच में कैपेसिटर है, तो ये वाले दोनों पोटेंशियल सेम नहीं हो सकते। ये दोनों सेम नहीं हो सकते, बीच में कैपेसिटर है, ये दोनों सेम नहीं हो सकते कैपेसिटर। पर अगर मैं ये वाला देखूं, ये वायर, इनके बीच में कोई भी कैपेसिटर,
तो ये वाला पोटेंशियल, ये वाला पोटेंशियल और ये वाला पोटेंशियल क्या होंगे से, ये इससे ज्वाइन नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो मेरे पास तीन तरह के पोटेंशियल है, वीबी, वीओ, वीए। तो मैं लिख लेता हूँ, रैंडम लिख लेता हूँ, रैंडम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया दैट इज वीबी, यहाँ लिख लिया मैंने वीओ, और यहाँ पे मैंने लिख लिया, मैंने तीनों पोटेंशियल लिख लिया, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं ध्यान से देखूं तो पहला किसके बीच में है, वीबी। तो मैं नाम दे देता हूं, नहीं तो आप भूल जाओगे कि कौन कौन से नाम कर दिए, C1, C2, C3, और इसको मैं ले लेता हूं C। तो अगर मैं VO VB के बीच में देखूं तो C1 भी आ रहा है, C2 भी आ रहा है और C3 भी आ रहा है। ये तीनों के तीनों किसके बीच में है, O और B के बीच में। तो O और B के बीच में बना देता हूं, ठीक है। ये मैंने इसके बीच में बना दिया, सभी को समझ में आ रहा है, साफ बना दो। ठीक है। अच्छा, लास्ट वाला किसके बीच में है, O और A के बीच में। तो मैं O और A के बीच में, सबकी वैल्यू मुझे 10 10 10 ही दी हुई है, तो मैं बस लिख देता हूं, ये हो जाएगा 10, ये भी 10 और ये भी 10 और ये भी 10। ये पहले तीन किस में है, ये तीनों के तीनों आ जाएंगे हमारे पास, दैट विल बी इन पैरेलल। फिर जो भी नेट आएगा वो उसके साथ सीरीज में होगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, व्हिच इज इसका आंसर आएगा 30 और इसका आएगा 10। गलती मत करके आना, कैपेसिटर में पैरेलल में ऐड हो, तो मैंने यहाँ पे 30 लिख दिया, यहाँ पे 10 लिख दिया, बोथ आर इन सीरीज। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास दैट इज बीबी, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास बी ए। तो यहाँ आंसर आ रहा है हमारे पास 1 अपॉन में सी नेट इज इक्वल टू में 1 अपॉन में 30 प्लस 1 अपॉन में 10। एलसीएम विल बी 30, 1 प्लस 3 व्हिच इज 4 अपॉन में 30। अच्छा जी, अगर मैं उल्टा करूंगा तो सी नेट आ जाएगा हमारे पास 30 अपॉन में 4, आंसर विल बी 7.5 माइक्रो। अगर मैं इस वाले को देखूं तो ऑलमोस्ट चेक करो, शायद यही बन जाए, देखो करके देखें। तो लेट्स सपोज मैंने ये लिया, तो मेरे पास ये हो गया वी ए। अगर वी ए है तो ये भी क्या होगा, वी ए के बराबर होगा। लेट्स सपोज ये मेरे पास क्या है, वी बी, ये मेरे पास क्या है, वी बी। क्या ये वी बी हो सकता है, ये वाला बताइए, ये वाला पॉइंट सोचिए, फटाफट सोचिए, ये वाला पॉइंट को वी बी ले लूं। नो सर, क्यों नहीं ले सकते भाई, बीच में कैपेसिटर है। बीच में कैपेसिटर है, फिर क्या करूं भाई, अब ए भी नहीं ले सकता, तो सी मुझे ले कोई लो। और वेरिएबल मानना पड़ेगा, तो मैं सी मान लेता हूं। तो लेट्स सपोज ये बीसी है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ठीक है ना। अपनी मर्जी से कोई भी वेरिएबल ले सकते हो आप, ऐसा नहीं कि एक बार खत्म हो गए तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। उसको मैंने ए माना, इसको बी माना, तो इसके बीच में कैपेसिटर बैठा हुआ है, तो नहीं कर सकते। अब देखिए, तो मैं मार्किंग कर देता हूं वी सी ए। तो मैंने मार्क कर दिया वी ए, वी सी और B, क्योंकि मुझे ए और बी के बीच में निकालना, तो एंड पॉइंट पर ए और सी के बीच में, ये ए और सी के बीच में, ओके। ये वाला भी ए और सी के बीच में, अच्छा जी, ये भी ए और सी के बीच में, बहुत बढ़िया, ये भी ए और सी के बीच में, ये सी और बी के बीच में, चेक कर लो एग्जैक्टली सेम आएगा। तो शक्ल कैसी भी हो सकती है, ठीक है, बस आपको पोटेंशियल मेथड आना चाहिए, आप आराम से समझ, फटाफट करो। सही से बताना किस किस को समझ में आ गया ये तरीके से, ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया हो अभी। बहुत इजी मेथड है, मैं यहाँ पर इसको आपको परफेक्शन से इसलिए सिखा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा रेजिस्टेंस वाले टॉपिक में भी आएगा, तो वहां पर भी हम सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस देंगे। बस कैपेसिटर की जगह क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये सिमिलर सा क्वेश्चन आईआईटी में आया, एक और क्वेश्चन आया हुआ है वो भी देख लेते, ठीक है। पर दैट इज अ स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या है वो देख लेते, ठीक है। मैं रब कर रहा हूं,
ठीक है, इसके साइड में लिख लेना बीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, इसको बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। अब तुम कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा? ये आपके चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आएगा। टॉपिक है पूरा का पूरा व्हीट स्टोन ब्रिज। जिनके स्कूल में चैप्टर हो चुका होगा उनको पता चल जाएगा। ठीक है, अब व्हीट स्टोन ब्रिज होता क्या है, उसकी कंडीशन क्या होती है, वो मैं आपको लिख के बता। पहले तो हम इसके सर्किट को ड्रॉ करते हैं। मुझे नहीं पता ये कैसा सर्किट बने, तो पहले हम इसके सर्किट को ड्रॉ। तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर मान लिया दैट इज VA और यहाँ पे मैंने मान लिया B। ठीक है, वहां पर मेरे पास कौन है? B। अगर मैं ऊपर जाता हूं ऊपर, तो फिर से कैपेसिटर बैठा हुआ, मैं इसको लेट नहीं कर सकता हूं। अच्छा जी, अगर मैं BB देखूं, अच्छा रुको ये नहीं है, ठीक है वो वाला नहीं था। ठीक है, ये 5 रेजिस्टेंस है मेरे पास, तो मेरे पास वो VA है, ये मेरे पास B है, तो मैंने इसको मान लिया BB। ठीक है, तो ये वाले जो ये होगा, ये कितना होगा? ये BB होगा, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर आना चाहता हूँ, तो बीच में कोई बैठा हुआ कैपेसिटर बैठा हुआ ले नहीं सकता। इस वाले पॉइंट पर आने की कोशिश करूंगा तभी कैपेसिटर बैठा हुआ है, ऊपर वाला देखूंगा तो भी कैपेसिटर बैठा हुआ है, तो मैं कुछ नहीं। तो मैं काम करता हूँ, मैं अपनी मर्जी से कुछ और वेरिएबल मान, मैं इसको मान लेता हूँ दैट इज C, तो मैंने इसको ले लिया BC। ये मेरे पास पॉइंट है D, तो मैंने इसको ले लिया B। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर देखता हूँ। ठीक है, मेरे को यहाँ पर 4 पोटेंशियल लेने पड़े हैं, A B C D। आई रिपीट, अगर मैंने इसको B पॉइंट माना है तो ये B होगा, मैंने अपनी मर्जी से लिखी, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? B। उधर से मैंने A माना है, ये होगा B। अगर मेरे को जाना है उधर, तो बीच में तो कैपेसिटर बैठा हुआ है, तो ये वाला पोटेंशियल सेम होना नहीं देगा, तो मैंने उस वाले पॉइंट को C मान लिया और उसका पोटेंशियल क्या रख दिया? BC। मे बी डिफरेंट, वहां पर रखा A, ऊपर कैपेसिटर बैठा हुआ था, मैंने इसको मान लिया। तो जब हम पोटेंशियल मार्क कर लेते हैं, तो मुझे हर कैपेसिटर के दोनों एंड पे पोटेंशियल चाहिए। ये दोनों एंड पे हो गया A और C, यहाँ पे C और D, D और B, ऊपर और नीचे सारे मेंशन। अब मैं लिख देता हूँ ABCD। तो यहाँ पर ऐसा बनेगा, दिस इज A, यहाँ पर आएगा B, ऊपर बना देता हूँ C, और यहाँ पे आपको कुछ याद रखनी पड़ेगी चीजें। अच्छा, अगर मैं पहला देखूं, तो पहला ये जो C1 है, लेट्स सपोज मैंने इसको लिया C1, इसको ले लेता हूँ C2, इसको ले रहा हूँ C3, ऊपर ले रहा हूँ C4 और नीचे ले रहा हूँ C5। 5 कैपेसिटर है। तो अगर मैं C1 को देखूं, तो वो किसके बीच में है? A और C के बीच में। तो मैंने A और C के बीच में बना। ठीक है जी, A और C के बीच में बन गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड कौन सा है? C2, VC और VD के बीच में, तो यहां आ जाएगा C2। ये मेरा C2 आ गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, C3 किसमें है? D और B के बीच में, तो D और B तो ये रहा हमारे पास, तो यहां आ जाएगा हमारे पास C। ठीक है जी, अच्छा जी, अगर हम C4 देखें तो वो A और D के बीच में, तो A और D यहां आ जाएगा C4। C5 देखें तो VC और VD के बीच में, C और D। ये हमारे पांचों के पांचों मार्क, आराम से देखो, मैंने वो नंबरिंग लिखी है और मार्किंग हम करते हुए आगे। ठीक है, अब एक हमारे पास जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, अब ये भी मुझे नहीं पता चल रहा ये सीरीज में या पैरेलल में कैसे सॉल्व करूं मैं, तो एक कंडीशन होती है इसमें, कंडीशन हम इसको कभी भी ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो एक होती है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? when ये वाला that is C1 by C4 is equal to में C1 by C4 C5 by C3 यानी लेफ्ट वाले दो और राइट वाले दो, अगर रेशियो सेम हो जाए, अगर रेशियो सेम हो जाए तो जो C2 है देन C2 क्या हो जाता है? नल हो जाता है। ठीक है, C2 क्या हो जाता है? नल हो जाता है, यानी इसमें कोई भी चार्ज
या कोई भी करंट स्टोर नहीं होगा, यानी करंट अगर रेजिस्टेंस है तो कोई करंट पास नहीं होगा, अगर मेरे पास यहाँ पर कैपेसिटेंस यानी C2 रखा हुआ है तो यहाँ पर कोई भी कैपेसिटेंस नहीं होगा। तो मेरे पास नया सर्किट क्या बनेगा, तो न्यू सर्किट इसका बनता है न्यू सर्किट। तो मैं न्यू सर्किट बनाता हूं आपके लिए। ऊपर वाला क्या है C1, ये वाला क्या हो गया C5, ये हो गया आपके पास C4, ये आपके पास हो गया C। अब बताओ उसको कैसे सॉल्व करो। अब मुझे ये बताइए ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों सीरीज में। सीरीज में, नीचे वाले दोनों सीरीज में, पूरा ओवरऑल पैरेलल में, बस सिंपल। तो हमें सर्किट रीडिजाइन करना आना चाहिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये वाली जो बैलेंस सिचुएशन है ये हमेशा बनेगी, अगर नहीं बनी तो फिर नहीं हम सॉल्व कर सकते। बात समझ में आ रही है? तो पहले आपको सर्किट को ऐसे रीडिजाइन करना आना चाहिए, सेकेंडली फिर आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, कंडीशन पता होगी तो बीच वाला क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, नल होने के बाद दोबारा से न्यू सर्किट बनाओगे, फिर इसको सॉल्व करना है आपको। तो दिस इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज, दिस इज द सर्किट, बहुत बार आ चुका है कॉम्पिटिशन। ठीक है, चलो उतारो सर ऊपर से। चलिए अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हमें कैपेसिटेंस निकालना है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर हम कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ कंपटीशन का थोड़ा सा पार्ट हम डिस्कस करेंगे जिससे हमें सीबीएसई समझने में बहुत हेल्प, कुछ शॉर्टकट भी बताऊंगा इसमें। ठीक है, चलिए तो टॉपिक डाल लीजिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। यस मैम। चलिए अब मैं आपको उसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ कैसे हमें इसको इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है। जैसे अगर हमने निकाला था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो कोई मुझे उसका बताएगा जब हम वैक्यूम यूज करते थे, बीच में हमने कुछ इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो उसकी कैपेसिटेंस होती थी A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर लिख भी देता हूँ, दैट इज हमारे पास था, दैट इज कैपेसिटेंस का फॉर्मूला A एप्सिलॉन नॉट बाय D, ये हमने निकाला था। पर ये कब था, जब हमारे पास बीच में क्या थी, एयर। दो पैरेलल प्लेट्स थी, उनके बीच में क्या थी, एयर। अब हमने क्या रख दिया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, ऐसे हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना दिया। मैंने आपको बताया था कि जो शीट्स हैं वो हम ऐसे रखेंगे, ठीक है ना, आपको दिखेंगी ऐसे लाइन। तो अब मैं इसमें चार्जेस बना रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे हमने पहले बनाया था। तो यहाँ पर मैंने बना दिया पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव चार्ज बना, बीच में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा, जिसकी थिकनेस कितनी है, दैट विल बी T। अच्छा, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, दैट विल बी D। ठीक है ना, जो पैरेलल प्लेट्स है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो है D, और जो इसकी थिकनेस है वो कितनी रखी है मैंने, T रखी है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव रखता हूँ तो इनके बीच में क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी।
वो भी कहां से, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो मैंने पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बिकॉज इसका ये जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा क्या है, स्मॉल स्मॉल। अगर आप सभी को पता है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है, सभी को पता है, दैट इज dv by dx, या फिर हम उसको लिखते हैं v by d। ठीक है, आपको याद आ होगा। अगर ये वाला जो डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा स्मॉल होगा तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बहुत हाई होगी। इसकी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से ये क्या हो जाती है, पोलराइज्ड होता है, तो इसके आयंस में डिस्ट्रीब्यूट होने स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब क्या है इसका, अब कौन से आयंस कहां बैठेंगे, पॉजिटिव के साथ आ जाएंगे नेगेटिव, तो यहां नेगेटिव आ जाएंगे, यहां आ जाएंगे पॉजिटिव। ठीक है सर, ये भी समझ में आता है। वो पोलराइज हो गए, उसके भी आयंस क्या हो गए, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब अंदर भी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, तो अंदर मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। अब ये मटेरियल है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ले लिया दैट विल बी मटेरियल, ई है, क्या ले लिया, ई है। और ये यहाँ पर ये जो बाहर है वो कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज ई नॉट। बाहर कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट। जो एयर वाली है, अंदर कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मीडियम वाली। ये कंडक्टर नहीं है, ये कंडक्टर नहीं है। अब कईयों के दिमाग में आ रहा है सर कंडक्टर में तो आपने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है अंदर, ठीक है ना, तो मैंने वहां पर बताया था कंडक्टर। ये कौन सा है, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब। कंडक्टर वाले हम अलग से देखेंगे, अभी देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने कौन सी रखी है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो उसमें अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जिसको बोलते हैं P। तो पहले आपको एक रिलेशन पता है, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर, आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, having dielectric slab of thickness T, ठीक है, ऑफ थिकनेस T, ठीक है। अब एक चीज आपको याद रखनी है, हम सभी को पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कौन मुझे बताएगा, किसकी इक्वल होता है, मैं पूरा लिख रहा हूं आप सभी के लिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है दैट इज EM, या दैट विल बी एप्सिलॉन m अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आप सभी को याद है, अगर मैं f की टर्म्स में लिखूं तो वो होता है f अपॉन में f। अगर मैं e की टर्म्स में लिखूं तो वो होता है, ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनना। अगर मैं एप्सिलॉन की टर्म्स में लिखूं तो मीडियम का एप्सिलॉन पहले आता है और एयर का नीचे आता है, जबकि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स की जो फोर्स वैक्यूम में होता है वो ऊपर आता है, मीडियम वाला नीचे आता है। ये बात याद रखना, बिकॉज आप सभी को पता है F क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और आपको पता है F क्या होता है, दैट इज E/Q, और F और E क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो F और E सेम जगह पे आएंगे, एप्सिलॉन इनवर्सली आएगा। ये रिलेशन याद रख लेना, ठीक है। तो इंप्लाइज करके लिख रहा हूं मैं, ठीक है, आपको तो वहां पर बस ये लिख के आना है, ठीक है, ये मैंने आपके लिए लिखा है। तो मेरे पास k कितना हो जाएगा, दैट इज P नॉट बाय E। मुझे ये वाला रिलेशन चाहिए, तो मैं यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं, मीडियम थी तो वो आ जाएगी E नॉट बाय, ठीक है। ये बात समझ में आती है सभी को। तो मैंने बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E नॉट। अंदर की जो EM थी मैंने उसको इन टर्म्स ऑफ एयर निकाल लिया, E नॉट बाय, ठीक है, जो इसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम का कांस्टेंट मुझे दिया होगा, ठीक है, वो हमने निकाल लिया। अब हम निकालते हैं नेट पोटेंशियल, इस पूरे का नेट पोटेंशियल। दो, मेरे पास दो तरह के पोटेंशियल होंगे, एक तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा, एक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा। और जो हमारे पास नेट पोटेंशियल होता है वो हमेशा ऐड होता है, तो मैं ऐड करता हूं। तो V क्या होगा, दैट इज V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। we know that कि E क्या होता है हमारे पास, दैट इज dV by dr
इसको मैं लिख सकता हूं दैट इज v अपॉन में, ठीक है, जो मैंने वहां पर लिखा। अच्छा जी, अगर मैं यहां से v की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो v क्या हो जाएगा, दैट इज e इनटू में। अब प्लीज ध्यान से देखो, तो मेरे पास पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस। अच्छा, मैं v1 निकालता हूं और v2 निकालता हूं, ठीक है, तो v इज इक्वल टू में मैं v1 मान के चल रहा हूं बाहर वाली का, ठीक है, बाहर वाली, और v2 मैं मान के चल रहा हूं अंदर वाली का। अगर मैं बाहर वाले के लिए देखूं, या मैं पहले काम करता हूं अंदर वाले के लिए, अंदर वाले की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो em है, और डिस्टेंस कितना है t, डिस्टेंस t के लिए, तो यहां पर आ जाएगा e है, ठीक है, दैट इज v, ये मेरे पास v आ जाएगा। v2 क्या हो जाएगा, e नॉट, और कितने डिस्टेंस के लिए होगा, दैट इज d, नहीं, e नॉट कितने डिस्टेंस में है सर, ये तो बाहर और यहां पर ऐसे, अगर मैं पूरे d में से अगर t को माइनस कर दूं तो मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो मैं यहां पर लिखूंगा e नॉट दैट इज d माइनस, आराम से देखते हैं, em कितने डिस्टेंस के लिए, t के लिए, e नॉट यहां पर है और यहां पर है, अंदर नहीं है, तो पूरे डिस्टेंस में कभी भी नहीं ले सकता हूं मैं d के लिए, तो d में से अगर मैं t को माइनस कर दूं तो ये वाला डिस्टेंस निकल आएगा, तो मैंने उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस कर, अब मैं दोनों को क्या करूंगा, ऐड करूंगा, तो मेरे पास नेट पोटेंशियल आ जाएगा दैट इज em इनटू में t प्लस e नॉट दैट इज d माइनस। प्लीज ध्यान से सुनो, पहले मैंने क्या लगाया k का फॉर्मूला, यहां से मैंने क्या कर लिया, em अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला, ठीक है, फिर मैंने नेट पोटेंशियल निकाला, नेट पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल का इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला बिकॉज़ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो v by d, तो v क्या हो जाएगा, e into में d, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के डिस्टेंस लगा के मैंने पोटेंशियल निकाला। अच्छा जी, अच्छा, अब मेरे पास em कितना दिया हुआ है, e नॉट by k, तो मैं यहां पर रखता हूं e नॉट by k into में t, e नॉट d माइनस k, कॉमन क्या आ रहा है, e नॉट कॉमन आ रहा है, निकालो, तो मेरे पास e नॉट कॉमन आ जाएगा, किसी के मन में आ रहा है t भी कॉमन आ रहा है, t कुछ कॉमन नहीं है, तो यहां पे बचेगा t अपॉन में k प्लस d माइनस, ये हमारे पास पोटेंशियल निकल कर आ, ठीक है, और मुझे क्या निकालना है, मुझे तो कैपेसिटेंस निकालना है, कैपेसिटेंस, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब को मुझे क्या निकालना है, कैपेसिटेंस यानी c निकालना है, सर ये तो आपने पोटेंशियल निकालना है, देखते हैं अभी हम क्या और क्या क्या निकाल सकते हैं, पहले आप इतना लिखो, जल्दी से लिखो एक बार, डन, ऊपर से रब कर दूं हल्का सा, चलो अब इधर देख लो सभी के सब, अब मुझे पता है अगर हम शीट का देखें तो शीट की जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी अंदर वाली वो कितनी थी शीट, वी आल्सो नो दैट E is equal to में दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन, ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट हो गया, सिग्मा किसके इक्वल होता है, दैट इज Q बाय A के बराबर होता है, इसको मैं इधर ले जाता हूं तो इंप्लाइज करके लिख देता हूं, मेरे पास जो सिग्मा सॉरी सिग्मा की वैल्यू ऊपर ही पुट कर देते तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी दैट इज सिग्मा अपॉन में यहां पर आ जाएगा सिग्मा की वैल्यू, ठीक है, सिग्मा की वैल्यू Q A एप्सिलॉन, ठीक है, इसको मैं थर्ड मान लूं, ठीक है, ये मेरे पास है, ठीक है, मैंने यहां पर सिग्मा की वैल्यू को पुट कर दिया, तो मैं लिख भी देता हूं पुट सेकंड इन फर्स्ट, पुट सेकंड इक्वेशन इन फर्स्ट, ठीक है, ये बन गया, अब मैं इसको पुट कर रहा हूं इसके अंदर, ठीक है, तो मेरे पास क्या बनेगा, दैट विल बी v इज इक्वल टू में e नॉट की जगह पुट कर रहा हूं दैट इज Q A एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में आ जाएगा T अपॉन में K प्लस D माइनस, सर अभी भी तो आपने पोटेंशियल ही निकाला है, हाँ, पर मैंने पोटेंशियल सारों की टर्म्स में निकाल लिया, चार्ज की टर्म्स में निकाल लिया, ए की टर्म्स में एप्सिलॉन नॉट, और ये मैंने सारे कांस्टेंट की टर्म्स में निकाल, ठीक है, अभी इसमें चार्ज में फालतू,
अच्छा मुझे पता है एक फॉर्मूला कैपेसिटेंस का Q इज इक्वल टू C, तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन Q इज इक्वल टू में C ली, मेरे पास C की वैल्यू आ गई Q अपॉन में, अच्छा जी C, Q को Q ही रखा रहने दो। अच्छा अगर मैं देखूं तो मुझे इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो आ जाएगा Q ब्रैकेट में आएगा T बाई K प्लस B माइनस T, अच्छा जी अपोन में जो नीचे है A एप्सिलॉन नॉट के ऊपर चला जाएगा, तो A एप्सिलॉन नॉट मैंने ऊपर, अच्छा जी Q से Q कैंसिल हो गया, तो मेरे पास C की वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास C की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज A एप्सिलॉन नॉट दैट इज T बाई K प्लस B माइनस, अब मैं आपको याद भी कर रहा हूं, ध्यान से देखना, नोट लिखवा रहा हूं इसके लिए, नोट फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट प्लीज ध्यान से देखो, अगर मैं T को 0 रख दूं यानी देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, व्हेन नो डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब ही नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, T इक्वल टू 0 होगा, अब निकाल के C इज इक्वल टू में दैट इज A एप्सिलॉन अपॉन में 0 बाय K प्लस B माइनस Z, दिस इज अगेन दैट इज A एप्सिलॉन नॉट बाय, जो कि हमने पहले निकाल चुके हैं, इसका मतलब क्या है, हमारा जो ऊपर वाला रिलेशन है बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। सेकंड है, प्लीज अभी लिखो मत, देखो यहाँ पर बिकॉज मैं आपको अभी याद भी कर रहा हूं, सेकंड पॉइंट, इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ठीक है that will be full cover 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 the parallel plate capacity, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगर वो पूरा कवर कर ले इसका मतलब क्या है, जो मेरे पास D होगा वो T के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, D और T दोनों बराबर हो जाएंगे, डिस्टेंस है वो पूरा, यानी मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रखा है और यही के अंदर मैंने पूरा डाइलेक्ट्रिक स्लैब सब, अब जो डिस्टेंस था D और T दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा D हो जाएगा, ठीक है, तो मेरे पास C कितना आ जाएगा which is A epsilon naught that is D by K, ये K कहां चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ आ जाएगा K A epsilon naught by, जब हमारे पास ये निकालते हैं तो हम इसको लिखते हैं C नॉट यानी फॉर एयर, क्या लिखते हैं C नॉट फॉर एयर, इसका मतलब क्या है दैट इज Cm, वो कितना हो जाएगा K टाइम्स ऑफ C नॉट, K टाइम्स ऑफ C नॉट, यानी जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारी कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो मैं यही बात थर्ड में लिख रहा हूं, ठीक है, पहले आप उतार लो फटाफट लिखो, चलिए ऊपर से हम कर रहा हूं, थर्ड पॉइंट लिख लेना, व्हेन dielectric slab is introduced in parallel plate capacitor, its capacitance increases, that is C dash is greater than C, ठीक है, ये वाला जो कैपेसिटेंस है ना वो ज्यादा होगा किससे, C नॉट से, ये याद रखना, ठीक है, चलो याद करने का तरीका बता देता हूं,
ठीक है, वैसे आपको पता चल ही रहा है। मेरे पास फॉर्मूला क्या था, अगर मैं सी नोट का देखूं तो ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, क्या था, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, यानी नीचे क्या आएगा, डिस्टेंस ही आएगा, नीचे क्या आएगा, डिस्टेंस ही आएगा। और वो डिस्टेंस लिखूंगा कैसे, दैट इज सी इज इक्वल टू, में ऊपर तो आपको ए एप्सिलॉन ही लिखना है, पहले एयर वाला डिस्टेंस देख लो, एयर वाला कितना है, दैट इज b माइनस टी, तो वो लिख लो b माइनस, क्योंकि नीचे क्या है, d है, डिस्टेंस कौन सा था, एयर वाला, तो पहले मैंने एयर वाला लिखा। अगर कभी भी मीडियम वाला डिस्टेंस लिखना है तो उसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उससे डिवाइड करना होगा, जितना भी दे रखा हुआ, तो डायरेक्टली टी है, ये हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले आप एयर वाला लिख दो, ठीक है, और उसके बाद जो भी डाइलेक्ट्रिक वाला दे रखा है उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से उसको क्या कर दोगे, डिवाइड, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये आराम से अच्छी तरह याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर आप इतना प्लीज रीड आउट करके बैठना, फिर हम कंडक्टर की भी देखेंगे। अगर मैं इसमें कंडक्टर इंट्रोड्यूस करता हूं, वो इससे पहले आप थोड़ा सा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अगर मैं कंपाउंड करूं, अब कंपाउंड का मतलब क्या है, अभी तो मैंने एक ही स्लैब रखी है, अगर मैं दो स्लैब रख, चार रख दूं, सीरीज में रख दूं, पैरेलल में रख दूं, कॉम्बिनेशंस में रख दूं, तो कैसे सॉल्व। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।